हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम जो आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। देखेंगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादातर ये क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं बोर्ड में आ भी रखे हैं और आने वाले बोर्ड्स में भी आने वाले हैं, कंफर्म आएंगे ये लोग। ठीक है, तो आपको फोकस करना है इस वीडियो पे क्योंकि ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी रिवीजन पर्पज से भी, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा इसके सारे इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको सारे टॉपिक रिवाइज करवा दूँ। ये मेरा कोशिश रहेगी। वैसे तो आपको चैप्टर पढ़ना चाहिए, मैंने पढ़ा रखा है प्लेलिस्ट में, अच्छे से आप पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो बेस्ट है और एग्जाम से जाने से पहले ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बातें बातें करेंगे हम बाद में। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा हाँ, एक और चीज, ये वीडियो देखने से पहले आप थोड़ा अपना रिवीजन करो, वरना मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं, आपने चैप्टर ही नहीं पढ़ा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आप पहले कोशिश करो कि प्लेलिस्ट में जाओ, हर टॉपिक मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, अच्छे टॉपिक में टॉपिक पढ़ा रखा है, जाके देखो। फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करा रखे हैं, सब देखो आप। ठीक है, चल फिर मिलते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज इनमें से कौन सा है? तो सबसे पहले मैं देखो तुम्हें ट्रिक बताता हूँ फिजिकल चेंज को पहचानने की। ट्रिक ट्रिक ट्रिक, ये फिजिकल चेंज इनमें से कौन सा है? तो फिजिकल चेंज वो होते हैं जैसे ये आपका कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, और वो कुछ रिएक्शन हुई और वो ये प्रोडक्ट बन गया आपका। तो अगर आप उस प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट पे पहुंच जाओ तो आप कह सकते हो कि वो फिजिकल चेंज। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई ये रिएक्टेंट बने, ये रिएक्टेंट हुए, इनके बीच में कुछ रिएक्शन हुआ और ये प्रोडक्ट बन गया। तो इस प्रोडक्ट से मैं वापस से दो रिएक्टेंट, मतलब कहने का मतलब फिजिकल चेंज वो होते हैं जिससे कि आप वापस से रिएक्टेंट बना लो। जैसे ये दो रिएक्टेंट है, इन दोनों में कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ और ये प्रोडक्ट बन गया, पर इस प्रोडक्ट से मैं वापस से दो रिएक्टेंट बना दूं तो आप क्या कह सकते हो कि वो फिजिकल चेंज है। तो समझिए फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें हम वापस से रिएक्टेंट बना सकते हैं, उसको फिजिकल चेंज होता है। जैसे पहला है कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, तो मिल्क से कर्ड बन गई, पर क्या कर्ड से वापस से मिल्क बन सकती है? भाई कर्ड से मिल्क तो नहीं बन सकता, तो इसका मतलब फिजिकल चेंज नहीं, केमिकल चेंज है। तो ये तो गलत हो गया, हमें चाहिए फिजिकल चेंज। फिर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट आपका पक गया, तो अब क्या पके हुए फ्रूट को मैं वापस से यंग फ्रेश फ्रूट बना सकता हूँ? नहीं बना सकता, तो इसका मतलब ये भी केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में तो हम वापस से रिएक्टेंट बना सकते हैं, तो ये गलत हो गया। ये देखो डी, बर्निंग ऑफ वुड, एक लकड़ी आपने जला दी, तो क्या फिर वापस से उस लकड़ी को रिवाइव कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, इसका मतलब इसमें केमिकल चेंज हो गया, फिजिकल चेंज नहीं। अब इसको देखो, ये कह रहा है गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, तो सी वाटर में से अगर मैं सॉल्ट निकाल लूँ लेकिन मैं वापस से उसको सी वाटर में डाल सकता हूँ। सी वाटर में से अगर मैं सॉल्ट निकालूं उसको वापस से पानी में डाल के, मतलब रिएक्टेंट को मैं वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ला सकता हूँ। तो ये एक तरीके का आपका फिजिकल चेंज, सी जो है ये फिजिकल चेंज। समझ गए ट्रिक? फिजिकल चेंज पहचानने के लिए आप ऐसे देखा करो कि क्या मैं वापस से रिएक्टेंट पर पहुंच सकता हूँ। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, ये आ चुका है बोर्ड्स में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इतना लंबा चौड़ा सा। अच्छा, एक क्वेश्चन बैलेंस करनी है, तो ये कह रहा है भाई बैलेंस इक्वेशन का क्वेश्चन है और आपको टाइप भी आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप की इक्वेशन। तो पहला कह रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन रिएक्टिंग विद क्लोरीन गैस। तो जब हाइड्रोजन आयोडाइड क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना रहा है? वो बना रहा है आयोडीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन आयोडाइड यानी कि HI रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन गैस के साथ और क्या दे रहा है? आयोडीन दे रहा है। और क्या दे रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रहा है। अब इसको हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस देख लो। बैलेंस करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है, अगर आपने मेरे से पढ़ा हुआ है तो आपको याद होना चाहिए। तो देखो मैंने ट्रिक ये बताई थी, यहाँ पर भी रिवाइज कर लो उस ट्रिक का। वो ट्रिक मैंने बताई थी किसी भी क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए, उससे आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बल्कि 95। बल्कि आप ये मान के चलो बोर्ड्स में आपके सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। कुछ एक दो इक्वेशन आपकी फंसती है तो आप प्रैक्टिस करो, मैंने आपको पढ़ा भी रखी है उस तरीके की इक्वेशन। फिर इस पे आते हैं। मैंने वो ट्रिक ये बताई थी कि पहले जो भी आपके नॉन मेटल या मेटल, जो भी आपकी इक्वेशन में नॉन मेटल और मेटल है, पहले उनको बैलेंस करो, पहले उन पे फोकस करो, फिर उसके बाद आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर आप इस ऑर्डर में चलोगे तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं नॉन मेटल या मेटल जो भी है, जैसे इस केस में हमारा ये आयोडीन एक तरीके का नॉन मेटल है। आयोडीन क्या होता है? नॉन मेटल है। सिमिलरली क्लोरीन क्या है? ये भी नॉन मेटल है। तो पहले हम आयोडीन और क्लोरीन को बैलेंस करूंगा, फिर बाद में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, फिर बाद में हाइड्रोजन को करूंगा। तो पहले मैं आयोडीन पे फोकस करता हूँ। तो यहाँ पर देखो आयोडीन के दो हैं, यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर मैं दो लगा दिया। लगा दिया। तो यहाँ पर क्लोरीन के दो हैं, यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर दो लगा दिया। बैलेंस का इक्वेशन का ये होता है ना भाई, हर जगह आपके एटम सेम रहने चाहिए, नंबर ऑफ एटम। तो अब आप देख लो, मैंने आयोडीन को पहले बैलेंस किया है, आयोडीन के दो थे तो मैंने यहाँ दो लगा दिया, तो यहाँ पर भी दो गए। यहाँ क्लोरीन के दो आइटम थे, Cl2 लिखा है ना,
तो यहाँ पर 1 था तो यहाँ 2 लगा दिया। अब आप चेक करो हाइड्रोजन का, अब नेक्स्ट आप चेक करोगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बैलेंस आउट हो गया ना ऑलरेडी। और ऑक्सीजन यहाँ है ही नहीं। अब देखो ये ऑलरेडी आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई, ऑलरेडी आपकी इक्वेशन क्या हो गई है, ऑलरेडी आपकी इक्वेशन ये बैलेंस हो गई। तो आपने देखा, अब मेटल नॉन मेटल करो, फिर हाइड्रोजन, 90% केस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिर ऑलरेडी बैलेंस हो चुके होते हैं, नहीं भी होते तो फिर आप नेक्स्ट हाइड्रोजन को करते। तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई, 2HI + Cl2 gives I2 + 2HCl, ये बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस भी हम ऐसे ही करेंगे। क्या कह रहे हैं, मीथेन गैस, मीथेन पता ना क्या होता है, मीथेन मतलब CH4 बर्न्स इन ऑक्सीजन, बर्न्स मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में बर्न कर रहा है, मतलब मीथेन गैस को हमने ऑक्सीजन में बर्न किया, ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर क्या होता है, H2, वाटर क्या होता है, H2। तो हम पहले अपने मेटल नॉन मेटल, हमारा यही प्रोसेस चलेगा, पहले नॉन मेटल मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। तो हमारा यहाँ पर नॉन मेटल मेटल क्या है, ये कार्बन है, ये रहा कार्बन। तो पहले हम कार्बन पे फोकस करेंगे। कार्बन क्या है हमारा, नॉन मेटल है, मतलब मेटल नॉन मेटल जो भी है उसको पहले हम बैलेंस करेंगे। तो हम पहले कार्बन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे इसमें। तो यहाँ पर कार्बन का 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ पर कार्बन का 1 है और यहाँ पर भी लेफ्ट और राइट साइड में नंबर ऑफ एटम सेम होनी चाहिए ना बैलेंसिंग में। तो यहाँ पर भी कार्बन का 1 ही एटम है, यहाँ भी कार्बन का 1 ही एटम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे फोकस करते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन के 4 हैं, यहाँ पर 2 हैं भाई हाइड्रोजन के। अब क्या करा जाए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के, तो यहाँ पर मैं 2 लगा दूंगा, तो ये 2 2 4 हो गए। तो अब हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। अब आप ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन के यहाँ 2 हैं, यहाँ पर 2 और 2 4 है। तो यहाँ ये देखो ना, ये लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के 2 ही है और राइट साइड में 2 ये रहे और ये 2, ये बाहर 2 लग गया तो ये भी 2 हो गए, तो 2 2 4 हो गए। तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के 4 है, यहाँ पर 2 ही है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। तो अब आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब ये इक्वेशन पूरी बैलेंस है, CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2। तो अभी इक्वेशन आपकी पूरी बैलेंस है। आप चेक करके देख लो, सारे के सारे आइटम आपके बैलेंस है। कार्बन देख लो, देखो चेक करो, कार्बन पहले क्या क्या चीजें इसमें, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। तो कार्बन हाइड्रोजन चेक कर लो, कार्बन का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 1, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड दोनों साइड में 1 1 है। हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, बैलेंस हो गया जी। ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 2 और 2 4 है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। यही प्रोसेस चल रहा है। हमने पहले नॉन मेटल या मेटल जो भी है, जैसे इस केस में कार्बन हमारा था एक नॉन मेटल है, तो उसको मैंने बैलेंस किया, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ठीक है जी। लास्ट इक्वेशन देखो, इसको भी करते हैं बैलेंस। चलो लास्ट इक्वेशन क्या कह रही है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो हमारी इक्वेशन में लिखा हुआ है पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है, इस पे हमने इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू किया, इलेक्ट्रिक। कुछ बच्चे ना ये वर्ड से ऐसे इक्वेशन नहीं बना सकते भाई, पढ़ते जाओ, जो जो लिखा वो करते जाओ। देखो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ कि भाई इलेक्ट्रिक करंट पास किया एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, फिर ये डिकम्पोज किया, ये डिकम्पोज हो गई टू फॉर्म एल्यूमिनियम मेटल। तो एक एल्यूमिनियम मेटल बन गया Al और ऑक्सीजन गैस O2। अब इसको बैलेंस कर दो, बस इक्वेशन तो मैंने बना दी, बैलेंस कर दो। तो तरीका क्या हमारा, हम पहले मेटल पे फोकस करेंगे। मेटल में को यहाँ पर दिख रहा है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक तरह से इसके आइटम 2 कर दिए। तो इसके बाद नेक्स्ट बस ऑक्सीजन ही है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 है, यहाँ 2 है। अब क्या करोगे, एक जगह ऑक्सीजन के 3 है, यहाँ पर 3 एटम है ऑक्सीजन के, यहाँ पर 2 एटम है। अब इसको कैसे बैलेंस करोगे, इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन के 3 है, यहाँ 2 है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर 2 से, लेकिन यहाँ पे फिर अगर मैं इसको 2 से करूंगा तो एल्यूमिनियम के भी 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा ये वो वाली एग्जांपल मैंने कहा था ना 90%, मैंने आपको शुरू में बताया था 90% से 95% क्वेश्चन आपके इस वाले मेथड से सॉल्व हो जाएंगे कि पहले आप मेटल नॉन मेटल को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को, और जो नहीं होंगे ये उनमें से है जो नहीं होंगे। तो अब आपको यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा आपको, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब कि आपको डाल डाल के देखना पड़ेगा भाई बैलेंस कैसे करें। तो यहाँ पर मैंने जब ये अपना ये ओरिजिनल मेथड जो हमारा रेगुलर मेथड है उससे करने की कोशिश करी, तो मेरे को पता चला भाई मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम के 2 थे, यहाँ 2 लगा दिए। तो फिर ऑक्सीजन को मैंने देखा, अब ऑक्सीजन को तो मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ऑक्सीजन के 3 है, यहाँ 2 है, फिर मैं कुछ भी डालूंगा तो एल्यूमिनियम बिगड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये प्रोसेस मेरा यहाँ नहीं चलेगा, इस वाली इक्वेशन में नहीं चलेगा। तो अब यहाँ पर मैं अपना रेगुलर जो नॉर्मल बच्चे करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे,
यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं। ठीक है, तो अब इस केस में पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर दूंगा। इस केस में क्या करूंगा मैं, कोशिश ऑक्सीजन को बैलेंस कर दूंगा। तो यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं, तो अगर मान लो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँ इसको, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के 6 हो गए, 3 इंटू 2 6। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 6 करने के लिए मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ऑक्सीजन पहले बैलेंस हो गया, तो अब एल्यूमिनियम अब बाद में बैलेंस करूंगा, जबकि मेटल है। तो एल्यूमिनियम के 2 इंटू 2 4 है, तो यहाँ पर भी 4 लिखना पड़ेगा, अब ये बैलेंस होगा। तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन है जहां पर हमें पहले ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ जाता है। तो आप चेक करा करो ना, इसमें कोई इतना बड़ा कंफ्यूजन नहीं है। पहले आप इसी प्रोसेस से चलो कि पहले नॉन मेटल या मेटल जो भी है उसको बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। लेकिन अगर इस प्रोसेस से आपकी बैलेंस नहीं हो रही तो आप चेक करके देख लो यार। अब जैसे मैंने चेक करके देख लिया कि यार एल्यूमिनियम को मैंने अगर पहले बैलेंस किया तो इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही, तो मैंने ऑक्सीजन को पहले कर दिया। इसमें क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बैलेंस इक्वेशन होगी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और इस तरह के क्वेश्चन आप देखो, ये एग्जाम्पल देख लिया हमने, इसमें ये वाला मेथड नहीं चल रहा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको बैलेंसिंग इक्वेशन ठीक से देखनी है तो वीडियो देख लेना, उसमें और भी डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो आप देख लो। सबसे पहले हम जब हीट एनर्जी से ब्रेक करते हैं, तो ध्यान रखना जिस एनर्जी से हम रिएक्टेंट को ब्रेक करते हैं ना, तो उस इक्वेशन का नाम हो जाता है। जब जैसे अगर मान लो हीट एनर्जी से हम ब्रेक करते हैं, तो हम इस ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, थर्मल रिएक्शन या थर्मल एनर्जी हम यूज करते हैं, या फिर बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम हीट एनर्जी से रिएक्टेंट को ब्रेक करते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ये भी आपको याद होना चाहिए, थर्मल डिकम्पोजिशन। जिसमें हम लाइट एनर्जी से रिएक्टेंट को ब्रेक करते हैं दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल, फोटो फोटोकेमिकल, फोटो लाइट, लाइट मतलब फोटो, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने डी। और जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी से रिएक्टेंट को तोड़ते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, गैस करो थोड़ा सा, इलेक्ट्रिकल, बोलो गैस करो, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक। तो बेसिकली हमें इन तीनों का एक एक क्वेश्चन बनानी है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, फोटोकेमिकल की और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि जिसमें हीट से हम रिएक्टेंट को ब्रेक करते हैं, उसका एग्जांपल ये है, सबसे कॉमन एग्जांपल है, मैंने पहले भी पढ़ाया आपको। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, ये आपका एक रिएक्टेंट है। इसमें जब हम हीट पास करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये क्या है, हीट एनर्जी यूज हुई, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, एक एक लिखने सकते हैं, याद कर लो इसको आप, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का। सेकंड हम करेंगे कि अगर मान लो सिल्वर क्लोराइड है आपका, सिल्वर क्लोराइड HCl, इसको अगर मैं सनलाइट में रखता हूँ, अब यहाँ पर लाइट है तो ये क्या है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सनलाइट की प्रेजेंस में अगर मैं सिल्वर क्लोराइड को रखता हूँ तो आपका क्या होगा, आपका सिल्वर जनरेट हो जाएगा और क्लोराइड गैस या क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। ये बैलेंस आप कर सकते हो, इसको ये बैलेंस नहीं है अभी। यहाँ पर बैलेंसिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इक्वेशन लिख के दिखानी है आपको। तो ये आपकी हो गई फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी याद होनी चाहिए आपको। ये तो अब याद करने वाली बात है, आपको याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, जिसमें हम करंट पास करेंगे रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए। तो इसका सबसे आसान रिएक्शन है, पानी होता है ना आपका पानी, इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट पास करो वाटर में। तो जैसे आप वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो ना, तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ये देख लो, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन और किस टाइप की है, इलेक्ट्रोलिटिक। इसको भी बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन के यहाँ 2 है तो यहाँ 2 डालूंगा, तो यहाँ पर 2 डालना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस करना है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों रिएक्शन आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीनों टाइप के, और यही पूछ रहा था, 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चलिए इस क्वेश्चन को देखो। स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन दैट टेक प्लेस इन द फॉलोइंग। तो हमें इसमें केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन का टाइप बताना है जो इनमें ये सब करने से होगा। तो पहला हम देखते हैं, जब मैग्नीशियम वायर इज बर्न्ट इन एयर, मैग्नीशियम वायर इज बर्न्ट इन एयर, मैग्नीशियम को जब हमने बर्न किया एयर में, एयर ऑक्सीजन, तो पता क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसको आप बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 है, मेटल तो आपका मैग्नीशियम जो है ये बैलेंस ही है, मेटल नॉन मेटल तो बैलेंस है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, जब यहाँ 2 लिखेंगे तो मैग्नीशियम के 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, बैलेंस करके मैंने। तो ये किस तरीके का रिएक्शन है, टाइप भी पूछ रहा है और ये रिएक्शन भी बता दी। तो रिएक्शन तो बताई मैंने, जब मैग्नीशियम वायर को, जो कि मेटल ही है, उसको जब मैंने ऑक्सीजन में बंद किया, एयर में बंद किया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है,
दो ज्यादा रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बन गया, दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ये जो दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, किस टाइप का होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये तो पता चल गया होगा आपको। ये वाला देखते हैं हम, ब्लू कलर से कलर कोडिंग कर रहा हूँ। सेकंड, इलेक्ट्रिक, ये तो अभी पढ़ी हमने, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू वाटर, ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, अभी तो पढ़ी है ना। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द वाटर, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है, ये तो वही पूछ लिया है ना। इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू वाटर, तो ये रहा वाटर, और जब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो क्या बना? हाइड्रोजन गैस बनी और ऑक्सीजन गैस बनी। इसको बैलेंस कर लो आप, हाइड्रोजन के यहाँ दो है, यहाँ भी दो है, ऑक्सीजन के यहाँ दो है, तो यहाँ दो है डालना पड़ेगा, पर यहाँ दो डालेंगे तो हाइड्रोजन के चार हो जाएंगे, तो यहाँ पे दो डालना पड़ेगा। अब ये बैलेंस भी है, और ये किस टाइप की रिएक्शन है? अभी हमने पढ़ा पीछे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी किस टाइप की है? इलेक्ट्रिक करंट यूज हो रहा है इसको तोड़ने के लिए, रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, तो ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, शॉर्ट में लिख दे दिया। तीसरी को देखो भाई, तीसरी, अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जब मिक्स होगा, तो अमोनिया क्या होता है? NH3, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl, जब ये दोनों मिक्स हुए तो क्या बना? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl बना। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये देखो लो, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप भी पूछ रहा है ना, इसलिए सबके टाइप भी, ये देख लो बैलेंस है कि नहीं है, चेक कर लो। बैलेंस ये हाइड्रोजन के यहाँ पर तीन और एक चार है, तो यहाँ पे चार है, हाइड्रोजन का एक एक CL ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू डिफरेंट टाइप्स। तो ये जो रिएक्शन है इसको हमें इनके बेसिकली टाइप बताने हैं। तो ये एक रिएक्शन दे रखी है AgNO3 प्लस NaCl, गेस कर पा रहे हो? AgNO3 प्लस NaCl बन गया AgCl और NaNO3, मतलब AgCl ये बन गया और NaNO3 ये बन गया। तो याद आ रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब जब भी दो रिएक्टेंट आपस में एक दूसरे के मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं तो वो हम बोलते हैं यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। Ag ने Cl के साथ बना लिया कंपाउंड, Na ने NO3 के साथ बना लिया अपना सोल्यूशन, तो ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो पूछ रहे हैं रिएक्शन का टाइप, तो ये वाली डबल डिस्प्लेसमेंट है, दिख गई ना आपको? दो रिएक्टेंट आपस में एक्सचेंज हो गए उनके मेटल्स। अब इसको देखो, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्टेंट वन, रिएक्टेंट टू, और एक प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। गैस कर पा रहे हो? दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होगा, सिंपल। तीसरा कह रहा है KClO3 बना KCl प्लस ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुई, तो यहाँ पर क्या है? रिएक्टेंट एक है, टूट के दो हो गए, तो ये क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन किस टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये भी पूछ सकता है वो आपसे, तो ये आप रिएक्शन याद कर लो, ये आपके इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम क्लोराइड वाली ये होती है थर्मल, इसमें हीट यूज करते हैं, इस रिएक्टेंट को तोड़ के पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए हम हीट एनर्जी यूज करते हैं। तो किस टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? थर्मल, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये देखो भाई, जिंक और कॉपर सल्फेट आपका बना, जिंक सल्फेट और कॉपर, तो किस तरह की है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जिंक ने सल्फेट ले लिया कॉपर में से, क्योंकि जिंक जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई जिंक डिस्प्लेसेस द एक्वस सॉल्यूशन फ्रॉम द कॉपर, और कॉपर अलग आ गया, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्ले देखो, ये डिकम्पोजिशन है, कंफ्यूज मत होना, और ये डिस्प्लेसमेंट है, पूरा लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये देख लो ना, जिंक सल्फेट बन गया, ये वाला इसने डिस्प्लेस कर दिया, और ये कॉपर अलग आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये सब आपको अगर नहीं पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो सब पे मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है, डिटेल में समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चलिए इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आ सकता है पेपर में। तो ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, एस का मतलब होता है रिएक्शन या फिर रिएक्शंस, बहुत सारी, तो अगर रिएक्शन है तो इज, रिएक्शंस होगा तो आर, इसलिए इज स्लैश आर रखा है, ठीक है। चलिए, तो आपको इंग्लिश की बातें बता रहा हूँ मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन या फिर रिएक्शंस इज और आर
एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए और डिकम्पोजिशन भी, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट को एब्जॉर्ब करने वाली, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन तो सीधे सीधे स्ट्रेट अवे अलग हो गया, क्योंकि रेस्पिरेशन हमें पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये तो नहीं है। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3, ये आपका लेड नाइट्रेट है। जब आप इसको हीट करते हो, ये वाली रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, लेड नाइट्रेट ही होती है। जब आप इसको हीट करते हो, हीट किया आपने इसको, तो आपका क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन बनता है। बैलेंस नहीं है, लेकिन आप बस समझ लो कि आपका ये होता है। तो ये क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही तो है। एक रिएक्टेंट है लेड नाइट्रेट, और टूट के हीट एनर्जी यूज करके, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन होके देखो कितने सारे प्रोडक्ट बन गए। तो ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो ठीक है, ठीक हो गया। पर क्या ये एंडोथर्मिक है? हाँ, ये एंडोथर्मिक भी है, तो इसने हीट ली है भाई, हीट ली है, तो ये आपका सही है। जो पूछ रहा है इनमें से ये वाला सही है। और क्या पूछा है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो जब ऑर्गेनिक मैटर को हम डिकम्पोज करते हैं, तो उसमें आप हीट रिलीज होती है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और हमें एंडोथर्मिक पूछ रहा है, तो एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होती है उसमें, तो ये तो नहीं है। इसको देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर डिकम्पोजिशन तो है, हमने बहुत बार देखा है। H2O को हम इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में जब करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है, और ये बैलेंस ऐसे कर लो पहले। तो ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट रिलीज होती है भैया। जब एसिडिफाइड वाटर को आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो, तो वो सॉरी एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट उसमें डाल रहे हैं, तो हीट की फॉर्म में हम इलेक्ट्रिक करंट डाल रहे हैं, तो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये दोनों सही है, ये वाली ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है, और एंडोथर्मिक में ये देखो लो, हीट, एंडो मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये देखो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। सिमिलरली ये भी डिकम्पोजिशन भी है, एक रिएक्टेंट, तो देखो दो प्रोडक्ट बन गए, और इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म में हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये भी एंडोथर्मिक है। तो ये दोनों ठीक है, ये एक्सोथर्मिक है और ये भी एक्सोथर्मिक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्टूडेंट मिक्सेस सोडियम सल्फेट पाउडर इन बेरियम क्लोराइड, what changes would the student observe on mixing the two powder? Justify your answer. बेसिकली क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स किया गया, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को इस स्टूडेंट ने क्या किया, मिक्स किया। तो कह रहे हैं क्या चेंज आया, क्या चेंज आया, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स किया ये पाउडर फॉर्म में। तो ध्यान रखना, जब अगर वो जो आपके सोडियम सल्फाइड और बेरियम क्लोराइड क्या है, ड्राई स्टेट में, पाउडर में है, इसका मतलब ड्राई स्टेट में, तो ड्राई स्टेट में होंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। अगर ड्राई स्टेट में होंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। लेकिन अगर इनको हम एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि अगर इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे हम, तो चेंज आएगा। तो क्या चेंज आएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। जैसे सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड को मिक्स किया, बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCO2, इनको मिक्स किया, तो आपका क्या बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ये सोडियम यहाँ से डिस्प्लेस करेगा और ये बेरियम यहाँ से डिस्प्लेस करेगा, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। तो क्या बनेगा आपका, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बनेगा, और बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। ध्यान रखना ये पाउडर फॉर्म में, यानी कि अगर ड्राई फॉर्म में होंगे, ड्राई फॉर्म में होंगे ये दोनों, तो नो चेंज होगा। लेकिन अगर ये वाटर के फॉर्म में होंगे, यानी वाटर में डिसॉल्व हो रखे होंगे ये दोनों, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, तो फिर आपका क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब आप मिक्स करोगे, तब ड्राई फॉर्म में होगा तो नो चेंज, लेकिन अगर आप वो वाटर में डिसॉल्व करोगे, एक्वस सॉल्यूशन में करोगे, तो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। ये होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको बैलेंस कर लो आप चाहो तो। सोडियम के यहाँ दो हैं, तो यहाँ भी आपको दो बनाने पड़ेंगे, और आपका हो जाएगा ये, हाँ अब ये बैलेंस है, ठीक है, ये बैलेंस। तो आप समझ गए ना, कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ये ना, इनको हमने रिएक्ट किया तो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया, और बेरियम ने, मतलब दोनों रिएक्टेंट ने एक दूसरे को डिस्प्लेस करके ये बना दिया। सोडियम का यहाँ से क्लोरीन आ गया, बेरियम का यहाँ से सल्फेट आ गया, ये बन गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, व्हाट ऑब्जर्वेशन would you record
इन योर 30 मिनट्स आफ्टर एडिंग आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग मतलब आयरन है Fe, टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब आयरन को अगर कॉपर, आयरन फिलिंग मतलब सॉलिड आयरन है, सॉलिड आयरन को आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हो बेसिकली। तो ये पूछा है क्या ऑब्जर्वेशन होगा, आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हो तो क्या होगा। तो देखो आपको मैं बताऊं, कॉपर सल्फेट जो होता है ना, कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट का जो आपका सोल्यूशन है वो ब्लू कलर का होता है। तो जब आयरन हम उसमें डालेंगे, आयरन फिलिंग मतलब समझ लो आयरन की नील कील डालती है, आयरन फिलिंग सॉलिड फॉर्म में ना, ये हमने इसमें डाली। तो ये जो कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का है, इसमें क्या होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बना देगा, और ये कॉपर जो मेटल है वो अलग हो जाएगा। और ये जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, ये अल्टीमेटली फेड होके किस कलर का हो जाएगा, अल्टीमेटली फेड होके ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। और ये कॉपर, तो बेसिकली जब आयरन फिलिंग और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हमने रिएक्ट किया तो क्या हुआ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ। आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, तो उसने कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से देखो डिस्प्लेस कर दिया, अलग कर दिया। डिस्प्लेस मतलब मूव कर दिया। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से इस कॉपर को मूव कर दिया और खुद ये सल्फेट के सॉल्यूशन में जाके बैठ गया, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, और प्रीवियस हमने देखा था डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहे थे, यानी दोनों रिएक्टेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे थे। यहाँ पर अभी देखा ना आपने, ये दोनों रिएक्टेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे थे। सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया और सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन बना दिया। बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया और बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन बना दिया। तो इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। और इस केस में सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस एक इंग्लिश का शब्द है, मतलब मूव कर दिया, मूव। तो इसने कॉपर को मूव कर दिया और खुद सल्फेट के सॉल्यूशन में जाके बैठ गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन पूछा था वो यही ऑब्जर्वेशन है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पहले ब्लू कलर का था, लेकिन जब इसमें हमने आयरन फिलिंग डाली, आयरन फिलिंग मतलब आयरन के टुकड़े, कील वगैरह, कुछ नेल वगैरह जब डाली, तो ये फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बन गया जो कि ग्रीन कलर का था। तो ब्लू कलर के सॉल्यूशन से आपका सॉल्यूशन जब आप प्रैक्टिकली देखोगे तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए guys, इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है फूड आइटम मेड अप ऑफ ऑयल और फैट्स आर जनरली फ्लशेस विद सम इनर्ट गैस। तो देखो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपके जो तले हुए ऑयल वाइल वाले, ऑयल या फैट वाले जो हमारे खाने होते हैं, उनको उनके अंदर हम, उनके पैकेट के अंदर हम इनर्ट गैसेस भर देते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गई आपकी, है ना। इस तरह की गैसेस हम भर देते हैं बेसिकली। क्यों भर देते हैं हम इनर्ट गैसेस, क्योंकि इनर्ट गैसेस जो होती है वो लीस्ट रिएक्टिव होती है, मतलब वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। तो और कोई गैस अगर भरेंगे तो ये फूड उनके साथ रिएक्ट कर जाएगा और सड़ जाएगा। तो ये इनर्ट गैसेस जो हम भरते हैं, इसके इससे क्या होता है कि जो फूड है ये आपका सड़ने से बचता है। तो ये थर्ड ऑप्शन सही है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग रेंसिड। रेंसिड मतलब सड़ने से ही फूड बच जाता है। दूसरा फिर उसका टेस्ट भी प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये थर्ड और फोर्थ इसके सही आंसर। समझ रहे हो, ये इनर्ट गैस जो होती है वो लीस्ट रिएक्टिव होती है। तो जब भी कोई पैकेट के अंदर आपकी चिप्स वगैरह है जो कि ऑयली है, तो इसके अंदर हम, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इनर्ट गैसेस भर देते हैं। इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस हम भर देते हैं ताकि वो फूड जो है वो फ्रेश रहे, सड़े ना, रेंसिड ना हो, और उसका टेस्ट भी मेंटेन रहे। ठीक है, ये याद रहेगा आपको, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग रेंसिड एंड टू प्रोटेक्ट देयर टेस्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हिच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड। देखो ये क्वेश्चन बच्चे गलत कर देते हैं, जबकि बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब कोई रिएक्शन होता है आयरन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो आयरन यानी कि Fe और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4। ये भी हमने देखी प्रीवियसली, क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हमें पता है आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम दिस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आपका क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और ये कॉपर अलग हो जाएगा। और हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, तो ये सॉल्यूशन बाद में फेरस सल्फेट सॉल्यूशन फेड होकर ब्लू से ग्रीन कलर का हो जाता है। ये तो हमने अभी पढ़ी, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि जो ये रिएक्शन होती है आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन, इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है। तो ऑक्सीडाइज वो सब्सटेंस होता है जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो, ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो। जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर उसमें से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो हम कहते हैं वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया। ये ध्यान रखना, डेफिनेशन है।
किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है या फिर उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन हो गया। और उसको उल्टा रिडक्शन क्या बोलेंगे, किसी सब्सटेंस में से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए और हाइड्रोजन ऐड हो जाए, मतलब ऑक्सीडेशन का एग्जैक्टली उल्टा, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। पर यहाँ तो हमसे पूछ रहे हैं तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, मतलब ये वाली चीज हम देखेंगे कि देखेंगे किसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो आप देख लो इस रिएक्शन को, देख लो आप खुद ही, ये आपका आयरन है, यहाँ पर सिर्फ आयरन था, यहाँ पर ये ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये जो है आयरन से, ये जो आयरन से आयरन फेरस सल्फेट जो बना है, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो मतलब किस सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन हुआ है, आयरन में। कह रहा है ना कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ये आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है, पहले Fe था, अब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, FeSO4 हो गया, तो ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है। और इसको आप ये भी बोल सकते हो कि जो Fe है ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसकी वजह से ही ये कॉपर सल्फेट से कॉपर हो गया, तो ये रिड्यूस कर दिया इसने इस कॉपर सल्फेट को, ऑक्सीजन इसमें से रिमूव करके Cu बन गया, तो आप इसको रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकते हो। लेकिन अगर किस सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन हुआ है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, ये पूछा है इस क्वेश्चन में, तो वो सब्सटेंस है Fe। Fe ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि पहले वो Fe था, फिर इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, ये देख लो, ये ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आइटम ऐड हो गए, तो ये सब कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, Fe। ठीक है, तो ये आपको सब पता होना चाहिए। तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के। इसके अलावा भी आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जरूर करना, पर ये क्वेश्चंस आपके काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड्स एग्जाम में दिखने ही वाले हैं, कंफर्म गारंटी। ठीक है, तो इसको जरूर करना, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की भी ऐसी ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछा करो बिंदास। चलो फिर टेक केयर।